Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 की जो हम लोग यहाँ पर आंसर की है वो देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पेपर आप लोगों का आया है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस ईयर के सेशंस देखे होंगे, जो मैंने सीरीज़ बच्चों को कराई है, काफ़ी हेल्प मिली है उन सीरीज़ से, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आज के पेपर में देखने को मिली हैं। और देखिए जो टैग वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराए थे क्लासेस में, वो टैग वर्ड्स भी बहुत काम आए हैं बच्चों के, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर टैग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए यहाँ पर सटीक आप लोगों को जानकारी दी जाएगी विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि चीज़ें किस तरीके से आप लोगों से पूछी गई हैं, सही आंसर के साथ आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छा पेपर देखने को मिला है आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सेग्रीगेट नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो देखिए ये नेगेटिव वर्ड से यहाँ से कट जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, देखिए कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, प्रमोट नहीं करना है कंपटीशन को, तो ये भी मैंने आप लोगों को नेगेटिव बताया था, तो देखिए ये भी यहाँ पर कट जाता है। इसके अलावा लेबलिंग नहीं करनी है बच्चे को, तो देखिए यहाँ पर लेबल भी नहीं देना है बच्चे को, तो ये भी गलत है। तो कौन सा देखिए यहाँ पर ऑप्शन बचता है, केवल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए कितनी हेल्प मिली है एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया है यहाँ पर। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेश करना, ये भी बिल्कुल सही है। सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, तो देखिए ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। नेगेटिव पूछा गया तो कौन सा बचता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीति होगी। उदाहरण प्रस्तुत करना, देखिए ये पॉजिटिव होते हैं उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण भी बहुत बेनिफिट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, जब हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो वो भी सही हो जाता है, तो ये भी सही होगा। एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करने के लिए, देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया मेमोराइज नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं कराना है बच्चे को, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेबाइगोत्स्की ने निम्न में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। तो देखिए भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए केवल किस चीज़ की, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत है। लेबाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा, तो देखिए लेबाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था, लैंग्वेज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स आप लोगों को मिलता है वो लेबाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो देखिए जो सोशल जो कल्चर बात है वो कौन से आप लोगों के पॉइंट में हो रही है, तो देखिए 4th पॉइंट है जहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी जो संलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी होते हैं उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उनकी वीक होती है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा दिनचर्या या फिर चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, तो देखिए जब वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो यहाँ पर देखिए पारस्परिकता की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो वो है कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। 3rd पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के, देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो सीखने के जो अनुभव हैं वो बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की, देखिए याद करने की प्रक्रिया पर बल नहीं देते हैं जीन पियाजे, तो ये तो गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये भी देखिए नेगेटिव है। इसके अलावा परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। देखिए जो मैचुरेशन है इसकी बात करते हैं जीन पियाजे, यहाँ पर लिखा गया है कि रोल नहीं निभाते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन सा बचता है, तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। ब्रेल एक श्रवण प्रणाली। देखिए ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, लेकिन ब्रेल जो है वो 2 जगह दिया गया है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में और एक आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन देखिए जो ब्रेल होती है वो एक श्रवण प्रणाली नहीं होती है, बल्कि एक स्पर्श प्रणाली होती है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये दोनों तो यहाँ पर गलत पॉइंट हो जाएंगे, तो कौन सा सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्या है क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्न में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। तो देखिए फिजा ने खुद से ये विश्लेषण किया है, तो ना तो वो स्मृति की बात कर रही है, ना ही यहाँ पर संज्ञानात्मक संघर्ष की बात है, ना ही संज्ञान की, बल्कि वो मेटाकॉग्निशन कर रही है। अधिक संज्ञान जब वो खुद से अपने आप से विश्लेषण कर रही है चीज़ों का, तो वो हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो दी गई है थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के दी गई है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि जो बुद्धि होती है मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत से मिलती है या फिर बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखिए सटीक रूप से हम नहीं माप सकते, मैंने आप लोगों को बार बार बताई है ये चीज़। जो बुद्धि है वो मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत से मिलती है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स शार्प हैं तो वैसा ही माइंड बच्चों का भी हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है। बुद्धिमत्ता जो है वो अकादमिक सफलता का जो सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं है। अनुमान नहीं लगा सकती, बल्कि बुद्धि जो है वो समय के साथ बदलती रहती है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। देखिए बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक होता है। तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, तो देखिए ये तो हम नहीं कह सकते, यहाँ पर गलत हो जाता है। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भय और तनाव। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो देखिए सार्थक सीखने को सुसाधित करता है ऐसा नहीं है। जो भय और तनाव है वो बच्चे को जो सार्थक तरीका है उसको सीखने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि भय और तनाव हमारी चीज़ों को कम कर देते हैं। अगर हम टेंशन लेते हैं तो चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटेट तो नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया बार बार कि जो अधिगम लर्निंग होती है, देखिए लर्निंग तभी बेटर हो पाती है जब हम चीज़ें इंटरेस्ट के साथ करें। मतलब ये कि जो आंतरिक कारक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं अधिगम को सफल बनाने में, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि केवल बाहरी कारक, तो ये तो यहाँ पर गलत है। देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। देखिए परफॉर्मेंस गोल की बात की गई है, ना कि मास्टरी गोल्स की बात। देखिए जब मास्टरी गोल्स की बात हम लोग करते हैं तो जब हम डीपली स्टडी करते हैं किसी चीज़ की तो हम मास्टरी गोल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए किसी कक्षा को शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन के लिए तैयार करना, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। देखिए मैंने आप लोगों को बताया मानकीकृत परीक्षण का जहां पर भी इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उसने एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना है, या फिर एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल हों। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन है जो नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, या फिर शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि देना, या फिर उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या फिर निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए ये विकल्प बिल्कुल सही है कि उन क्षेत्रों की आप लोग पहचान करेंगे नैदानिक आकलन में जिसमें क्या हो कि बच्चे को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है लेवाइगॉत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कोलैबोरेटिव, जब सोशल इंटरेक्शन की बात होती है, जब हम करके किसी बच्चे के साथ सहगम सहपाठी में सीखते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है लेवाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सहयोगात्मक प्रक्रिया हो जाएगी जो बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लेवाइगॉत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को द्वारा कंठस्थ, देखिए कंठस्थ तो नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग को देखिए हतोत्साहित बोला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? एनालिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, कौन सी इसको प्रमोट करेगी? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? देखिए वन वर्ड यहाँ पर आप लोग बता देंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, या फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान जर्मनी का नेता कौन था? तो देखिए वन वर्ड है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये भी आप लोग बता देंगे, लेकिन जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्या करनी है, इधर उधर से बटोरनी है, आप लोग जहाँ पर क्या करेंगे अपनी जो बौद्धिक है वो इस्तेमाल आप लोगों का होगा, तो वो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 12 साल की अमाना हर बार डरती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या फिर हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। ठीक है, यह भी कथन ए में दिया गया है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही विकल्प क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब तनाव होता है तो वो क्या करता है, बच्चा गलती कर रहा है, डर हो रहा है बच्चे को, तो वो क्या करेंगी, उसकी जो चिंता है उसमें क्या होगी, उसकी शिक्षा पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएंगे, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, जीन पियाजे को किस चीज़ को मानते हैं और लेवाइगॉत्स्की जो है वो किस चीज़ को मानते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं वो किसकी बात करते हैं, तो वो आत्मकेंद्रित सोच की बात करते हैं, आत्मकेंद्रित जो स्पीच होती है उसकी बात करते हैं। जो लेवाइगॉत्स्की होते हैं वो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, मतलब निजी वाक्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला दिया गया है आत्मकेंद्रित, देखिए 2 ऑप्शन सही हैं, ये तो यहाँ पर पहले फिलर में नहीं आएगा, तो ये दोनों तो पॉइंट गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेकंड दिया गया है कि स्व विनियमित में प्रभावी होते हैं या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं वो मानते हैं आत्मकेंद्रित वाक्य और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत निजी वाक्य स्व विनियमितता से प्रभावित। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन ए है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट दिया गया है, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनको सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल गलत हैं कि यहाँ पर जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा कि जो लड़कियां हैं वो आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहे। देखिए छोड़ने के लिए तो नहीं कहना है बच्चे को, कोशिश करते रहने के लिए कहेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको स्कैफ होल्डिंग देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
अभिकथन ए है, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने की संसाधित मतलब जो स्व विनियमित है उसको सीखने को सुसाधित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन ए है, लोकेश को एक संकल्पनात्मक को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी हो रही है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट जो है वो वर्ग समावेशन का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया था, तो दोनों ही जो पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो देखिए विनिमय इंटरचेंज कहाँ पर करते हैं, जब बच्चे की बात होती है किस चीज़ की, यहाँ पर रेसिप्रोकल टीचिंग की, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, व्यवहार रुचियाँ दृष्टिकोण कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिसे एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किस रूप में संदर्भित किया जाता है और यह क्या होते हैं। तो देखिए जेंडर भूमिकाएं कहेंगे इनको, जेंडर पहचान, देखिए जेंडर पहचान तो नहीं होती है, जेंडर भूमिकाएं होती हैं, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण, देखिए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल ए यहाँ पर सही है और आर यहाँ पर क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखती है। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना, विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों की विस्तृत नोट्स प्रदान करना, या फिर एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। छात्रों को अपने जो समाधान है वो खोजने के लिए खुले सिरे वाले क्या देने चाहिए, प्रश्न प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो देखिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित करेंगे एक समावेशी कक्षा में, तो ये यहाँ पर गलत विकल्प होगा। विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, तो देखिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कोलवर्ग, लॉरेंस कोलवर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, या फिर यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, या फिर छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो देखिए जो बेस्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए भी कहा जा रहा है और उन्हें विषय से जोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विकास के किस आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण, परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक में, भाषाई में, मनोसामाजिक में या फिर भौतिक में। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं जो इसमें यहाँ पर बोली गई हैं, भावना, आत्मधारण, परिवार, साथी और दोस्त, तो ये किस में होते हैं, तो ये होते हैं साइको सोशल में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही विकल्प
हो जाएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आज आए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, और वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को देखिए कराई थी, मल्टीपल टाइम चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हैं प्रीवियस ईयर के सेट में। तो देखिए सारी ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, सारे अच्छे तरीके से सटीक चीज़ें आप लोगों को बोली गई हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के आने वाली आंसर की में बिल्कुल सेम टू सेम देखे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और देखिए एसएसटी की भी आप लोगों के आंसर की मैं अपलोड करने वाली हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।